वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम। जैसा कि आप सबको पता है, हमने शुरू किया है क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का। लास्ट वीडियो में हमने कुछ जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसका एक शॉर्ट रिवीजन लिया, क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग वन मोर वीडियो ऑन दिस मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे जैसे हम उसको पढ़ेंगे, वीडियोस को बार बार वॉच करेंगे, तो आई थिंक वो चीज़ें इजी हो जाएंगी। और जब भी आप बैठो तो प्लीज़ टेक योर नोटबुक और कॉपी एंड राइट डाउन द रिएक्शन और योर कॉपी वेन एवर यू आप पढ़ने के लिए बैठो। तो उससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ थोड़ी और भी इजी हो जाएगी और एग्ज़ाम तक तो बहुत ही ईजी हो जाएगी, आई होप। ठीक है, तो आज हम शुरू करें एक नया टॉपिक जो है फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया और बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो हमें कहीं ना कहीं पता है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सिर्फ प्लांट के लिए नहीं, वो कहीं ना कहीं हम एनिमल और ह्यूमन बींग्स के लिए, हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस की रेट होती है दैट इज इफेक्टेड बाय सम फैक्टर। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसके रेट को इफेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखे हैं, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट मैंने लिया है लाइट इंटेंसिटी, यानी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है इट्स इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंटेंसिटी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट आएगी तो उससे भी हार्म होने के चांसेस हैं। तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद द लाइट इंटेंसिटी अप टू अ सर्टेन लिमिट, ओके, ओनली, एंड इट्स गेट स्टेबलाइज एट द पॉइंट। यानी जैसे फोटो लाइट की इंटेंसिटी का अगर हम ग्राफ बनाएं, मान लो आप एक छोटा सा ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही बढ़ रही, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी इंक्रीज होगी, बट एक सर्टेन टाइम में ये जो होता है स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल हो जाएगी ना, मतलब वो क्या है कि ज़्यादा तेज़ से तो हार्म होने लगेगा, बट एक टाइम के बाद वो थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाएगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम तेज़ लाइट सनलाइट का इफेक्ट दे रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस भी बहुत ज़्यादा होगा। ज़्यादा इफेक्ट आने से, बहुत ज़्यादा वार्म होने से प्लांट डैमेज भी हो सकते हैं। तो उसका जो एक लिमिट होगा वो उस लिमिट को लेगी, ट्रैप करेगी और उसको सिंथेसाइज करेगी, यानी सोलर एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल में चेंज करके ये अपना खाना बना के फ्री हो जाएगी। मीन्स यही है कि फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज विद द लाइट इंटेंसिटी विद द सर्टेन लिमिट। जब वो लिमिट के तक पहुंच जाएगी, यानी यहाँ तक पहुंच गई, उसके बाद वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ का क्या है कि आप कोई भी चीज़ एक लिमिट तक ही ले सकते हो ना, उसके बाद क्या है कि वो आप पे ही ज़्यादा इफेक्ट होने लगेगा उसका। तो जितना हमें ज़रूरत है हम उतनी ही लेंगे, उसके बाद वो एक स्टेबिलिटी में आ जाएगा। नाउ कम टू द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा था मैकेनिज्म में कि स्टोमा में वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आता है और वही जो भी रॉ प्रोडक्ट बने हुए हैं ग्रेना में, जो एटीपी और एनएडीपीएच उनके साथ जॉइंट होके ग्लूकोज बनाता है। तो इससे समझ में आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड मटेरियल। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहाँ पे अब्सेंस हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, अगर अब्सेंस हो गया तो वो कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा ग्लूकोज में, वो एटीपी एनएडीपीएच के साथ मिलके ग्लूकोज का फॉर्मेशन ही नहीं कर पाएगा, और जब फॉर्मेशन नहीं करेगा तो खाना सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड मटेरियल इन प्लांट। द कार्बन डाइऑक्साइड concentration is increased, the photosynthesis also increases but get stabilized at certain point. The excess concentration of carbon dioxide toxic to the cell या plant। यानी यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे भी एक लिमिट है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो प्लांट लेगा, जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको लेगा, और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा प्लांट में फोटोसिंथेसिस की रेट भी बढ़ती जाएगी, बट एक सर्टेन पॉइंट तक। उस पॉइंट के बाद भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की इंटेंसिटी या जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा आके इफेक्ट कर रहा है तो वो टॉक्सिक हो सकता है प्लांट के
चाहिए। जैसे हमने बहुत ज़्यादा खाना जिस दिन खा लिया तो क्या होता है, हमारा डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, लूज मोशन होने लगता है, या बहुत सी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो क्या हुआ, हम अपने जो भी एक लिमिट है उससे ज़्यादा खा लिए ना। तो यहीं पे सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि जो एक लिमिट होती है उतना ही प्लांट को चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट डालेगा प्लांट के प्रोसेस, जो खाना बनाने का सिंथेसिस का प्रोसेस है फूड का, उस पर एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो हमने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड तक। उसके बाद आते हैं टेम्परेचर। With the rise in temperature, the rate of photosynthesis rises. This rise can occur up to the optimum temperature of 35 degree centigrade, after which the rate falls and stop above 40 degree centigrade because enzymes are destroyed. मीन्स टेम्परेचर की भी एक लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑप्टिमम यहीं तक है। उससे ऊपर अगर ये 40 डिग्री तक पहुंचा तो ये एंजाइम जो होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो एंजाइम कहाँ होता है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। यही एंजाइम जो होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है, यानी टेम्परेचर से एंजाइम डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो हमें 25 to 35 तक का बेस्ट टेम्परेचर चाहिए ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। They increase the rate of photosynthesis, otherwise when it reaches up to 40 degrees it may destroy the enzyme. तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 25 से 35 यानी 25 to 35 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बेस्ट टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर वो 40 डिग्री तक रीच करता है तो वो एक तरह से रेट को तो कम करेगा ही करेगा, एंजाइम को डिस्टर्ब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर क्या होगा, स्टोमा में तो हमको एंजाइम चाहिए ना, वही तो कन्वर्ट करेगा। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, टेम्परेचर का रेंज होना टेम्परेचर का एक लिमिट में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। 25 to 30 डिग्री टेम्परेचर, 35 डिग्री टेम्परेचर, अगर उससे ज़्यादा 40 तक जाता है तो ये डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 4th पॉइंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट हम सबको पता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, क्योंकि यही जो होता है फर्स्ट एक्टिवेट होता है। हमने पढ़ा था मैकेनिज्म में कि जब जब सनलाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है और फोटॉन्स निकालता है, और यही फोटॉन्स इकट्ठा होते हैं और एटीपी को एटीपी में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि क्लोरोफिल ही एक ऐसा पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, यानी सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। तो इसका होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, nutrition deficiency of minerals cause loss of chlorophyll and hence the drop in trapping solar energy। यानी अगर प्लांट में कोई न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है तो क्लोरोफिल उसमें बहुत लेस हो सकता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। अगर क्लोरोफिल लेस होगा तो जो ट्रैप होगी एनर्जी वो मुश्किल हो जाएगी होने में। तो क्लोरोफिल का भी जो पिगमेंट का एक नंबर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर अच्छे नंबर्स में हो, अगर डिफिशिएंसी की वजह से कम हो गए तो एनर्जी का ट्रैप ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे एनसीईआरटी की बुक में कई एक्टिविटीज़ दी हुई हैं परफॉर्म करने के लिए, जिसमें ये दिखाता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट कितना इम्पॉर्टेंट होता है स्टार्च वगैरह का, जो भी इसमें एक्टिविटीज़ में है कि स्टार्च रहेगा तो वो बर्न होकर ब्लू कलर के हो जाएंगे। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है जो एनसीईआरटी में दिया है, प्लीज़ आप कंसर्न करें वहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 5th पॉइंट विच इज़ अ वाटर भी कितना इम्पॉर्टेंट है। हम लोग ने ये मैकेनिज्म में ही देखा था कि वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट व्हेन द
प्लांट परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अगर वाटर नहीं रहेगा तो ब्रेक डाउन कहाँ होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होगा, और जब वाटर का ब्रेक डाउन नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैसे निकलेगा। यू रिमेंबर दिस थिंग, हमने ये पढ़ा है ना कि वाटर का ब्रेक डाउन होता है तो ऑक्सीजन निकलता है जो बाहर के एनवायरनमेंट में जाता है, जिसको हम इनहेल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है, इसलिए वाटर का प्रेजेंस होना फोटोसिंथेसिस में बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज ऑक्सीजन वहाँ से निकल ही नहीं पाएगी। तो ओनली 1% ऑफ द एब्जॉर्ब वाटर इज यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस, लेस एबिलिटी ऑफ वाटर रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी ऐसा नहीं है कि वाटर से वाटर फोटोलिसिस होगा, ऑक्सीजन निकलेगा तो हम पेड़ों में पौधों में ढेर सारा पानी डालते जाए, अरे उसको तो वाटर चाहिए क्योंकि वो वहाँ पे स्प्लिटिंग करेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, ज़्यादा पानी डालेंगे ज़्यादा ऑक्सीजन निकलेगा। दैट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है। प्लांट जो है ओनली 1% वाटर लेता है, जो हम उसके रूट में पानी डालते हैं वो रूट से ओनली 1% वाटर को यूटिलाइज करता है फोटोसिंथेसिस में। ऐसा नहीं कि हमने खूब ढेर सारा दे दिया और वो ढेर सारा ऑक्सीजन निकालेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक जो लिमिट है वो अपने लिमिट तक लेगा यूटिलाइज करने के लिए, अदरवाइज उसको नहीं चाहिए तो नहीं लेगा। तो सिर्फ 1% वाटर ही बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज को नहीं ज़रूरी है। और अगर वाटर कम हो जाएगा तो भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वाटर कम हो जाएगा, हमें पता है कि एक स्ट्रोमेटा जो होता है पोर्स पाया जाता है लीव्स में, प्लांट्स में, जो ट्रांसपिरेशन का काम करता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको भी देखेंगे। तो वो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होता है, और वो गैस, और जो स्ट्रोमेटा होता है वो गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। तो जो स्ट्रोमेटा ट्रांसपिरेशन परफॉर्म करता है, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, वहाँ पे क्या होगा कि जब प्लांट में पानी ही नहीं है तो स्ट्रोमेटा भी क्लोज हो जाएगा और ट्रांसपिरेशन भी रुक जाएगा। और ट्रांसपिरेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो वाटर का प्रेजेंस होना और एक लिमिट में ही प्लांट उस चीज़ को लेगा। हमने क्या देखा, लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, क्लोरोफिल पिगमेंट, वाटर। एक और चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हम सबको इफ़ेक्ट करती हैं और प्लांट को भी करती हैं। हम जब भी देखते हैं तो प्लांट, कभी कभी कोई प्लांट्स बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह उनके लीव्स पे और प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं, स्पेशली जब हम कहीं हाईवे वगैरह या कहीं ऐसी जगह में ट्रैवलिंग कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना है। तो वहाँ पे क्या होता है, उनके डस्ट, उनके पॉल्यूशन सब प्लांट के ऊपर धीरे धीरे स्प्रेड हो जाते हैं और एक मोटा लेयर उनके लीफ के ऊपर बना लेते हैं। वो लेयर जो होता है, पोर्स, जो स्टोमेटा पोर्स होता है, उसकी ओपनिंग को कहीं ना कहीं क्लोज कर देता है, जिससे ट्रांसपिरेशन जो होता है वो रुक जाता है। और गैसेस एक्सचेंज के लिए भी स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, क्योंकि अगर मान लो ये मेरे हाथ में कहीं स्पोर्स हैं, यहाँ पे मैं ढेर सारे डस्ट डाल दूँ, किसी तरह से ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा, तो वो पोर्स से जो भी गैस का एक्सचेंज होगा वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यही तो मेन है, अगर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो प्लांट को कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट करेगा। तो ये सारे कुछ पॉइंट हैं जो इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आए। हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।